ये पूरी लाइन जो असेंबली लाइन है वो भारत में लगाई जाएगी मेक इन इंडिया के तहत। कि भारत के अंदर वो नेक्स्ट जनरेशन जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उनका वो अब भारत के अंदर बनाने की वो कवायद कर रहे हैं कि भारत के अंदर ही ये असेंबली लाइन लगाएंगे और इसका जो भी प्रोडक्शन है लोकलाइजेशन है सब भारत के अंदर होगा। डसॉल्ट एविएशन को यूएई से ऑर्डर मिला है और लास्ट ईयर उनको 30 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर मिला है, जिसमें 18 एयरक्राफ्ट इंडोनेशिया ने ऑर्डर दिया है और 12 एयरक्राफ्ट सर्बिया ने ऑर्डर दिया है। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज बात करने वाले हैं हम भारतीय वायुसेना के एक ऐसे फाइटर जेट पर जिसकी चर्चा हमने बहुत ज्यादा देखी बहुत सालों से। राफेल फाइटर जेट की मैं बात कर रही हूँ जो भारत ने फ्रांस से खरीदा। और जैसे ही भारतीय वायुसेना ने राफेल खरीदा उसके बाद से मानो उस कंपनी के दिन ही बदल गया। उसके बाद यूएई और कई सारे देशों ने राफेल डील फ्रांस के साथ की। और अब राफेल डील जो है वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है, क्योंकि वो उस डील को रिपीट भी करेगा और कई सारे इक्विपमेंट्स भारत खरीदने वाला है। और इसी सब के चलते एक जो सबसे बड़ा अपडेट है वो ये कि अब ये पूरी लाइन जो असेंबली लाइन है वो भारत में लगाई जाएगी मेक इन इंडिया के तहत। ये पूरा प्रोग्राम और जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग है ये इंडिया में होने वाली है। और ये जानकारी खुद जो डसॉल्ट एविएशन है जो राफेल फाइटर जेट बनाती है उसके कंपनी के मालिक ने दी है। और ये बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि लगातार हम भारत के जो डिफेंस कॉरपोरेशन डिफेंस की हम बात कर रहे हैं, जिन जिन देशों के साथ भारत की डिफेंस कॉरपोरेशन हुई है उन सब की असेंबली लाइन और मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो रही है। ये बड़ा अपडेट है, इस पर हम चर्चा करेंगे उमेश अग्रवाल जी से। हमारे मेहमान हैं उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। उमेश जी, ट्रैपियर जो कि डिफेंस जो एम्यूनिशन या फिर कंपनी बनाती है डसॉल्ट एविएशन जो फाइटर जेट बनाती है राफेल, उसके ओनर हैं ट्रैपियर। उन्होंने ये बात कही है कि भारत में अब ये पूरी असेंबली लाइन बनाई जाएगी मेक इन इंडिया के तहत। कितनी बड़ी जो अगला राफेल का जो अपडेटेड वेरिएंट है उसको लेकर भी कही गई ये बात कि अब जो जो भी नई डील में जो जो चीजें होंगी वो सारा भारत में बनेगा, ताकि इस पूरे भार को, इस बोझ को संभाला जा सके। जी उमेश जी, कितनी बड़ी खबर है ये? देखिए, जो डसॉल्ट एविएशन के जो मालिक है उन्होंने कल फ्रांस में उन्होंने ये बात का उजागर किया है हुँ, कि भारत के अंदर वो नेक्स्ट जनरेशन जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उनका जो वो बताते हैं उसका नाम है F5। वो अब भारत के अंदर बनाने की वो कवायद कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि भारत ने अभी 114 जो मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का टेंडर निकाला हुआ है। ये टेंडर $20 बिलियन का है। ये सबसे बड़ा टेंडर है और इसमें एक शर्त रखी है भारतीय सरकार ने कि जो भी किसी भी कंपनी को अगर इसका मैन्युफैक्चरिंग इसका जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उसको अपना मैन्युफैक्चरिंग भारत में बनाना पड़ेगा, उसको लोकलाइजेशन करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर देना पड़ेगा। अब जैसे आपने बताया है कि जो नेक्स्ट जनरेशन फ्रांस का जो डसॉल्ट एविएशन है, जिसने पहले रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया था, जिसमें हमने 2016 में 36 एयरक्राफ्ट लिए थे। अब उसका जो अगला वेरिएंट है F5 वो 2030 तक लॉन्च हो जाएगा। और इसके अंदर उन्होंने बोला है कि भारत के अंदर ही ये असेंबली लाइन लगाएँगे और इसका जो भी प्रोडक्शन है, लोकलाइजेशन है, सब भारत के अंदर होगा। और यहाँ तक नहीं है अंबर जी, इन्होंने यहाँ तक बोल दिया है कि इसके अलावा ये अ, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल जो पायलटलेस जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसके ऊपर भी कार्य कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि भारतीय सरकार अभी फ्रांस के साथ 26 रफाल मराइन एयरक्राफ्ट की डिस्कशन एडवांस स्टेजेस में चल रहे हैं और कहीं न कहीं उसका भी कॉन्ट्रैक्ट रफाल को मिल जाएगा। और उसके बाद और रिपीट ऑर्डर भी बात किया जा रहा है रफाल की जो एक्सिस्टिंग रफाल जो हमने खरीदा है, अगर वो फ्रांस उसके अंदर दाम कम कर देता है, भारत के प्राइस पे आ जाता है, तो भारत वापस वो रिपीट ऑर्डर भी दे देगा। और उसके बाद
जो नेक्स्ट जनरेशन है उनका F5, जो रफाल एयरक्राफ्ट का नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट है, उसके ऊपर भी बहुत सारे जो भी उसका जो डेवलपमेंट होगा, उसकी भी असेंबली लाइन वो भारत में लगाएगा। जैसे आपने बताया कि भारत ने जब 2016-17 में लिया है, उसके बाद डसॉल्ट एविएशन को यूएई से ऑर्डर मिला है और लास्ट ईयर उनको 30 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर मिला है, जिसमें 18 एयरक्राफ्ट इंडोनेशिया ने ऑर्डर दिया है और 12 एयरक्राफ्ट सर्बिया ने ऑर्डर दिया है। और अंबर जी, आपको ये भी मालूम है कि लास्ट ईयर जेवर में एमआरओ फैसिलिटी के लिए दसॉल्ट एविएशन ने जमीन भी खरीदी है और वो यहाँ पे हमारे जो मिराज के जो एयरक्राफ्ट है, जैगुआर के एयरक्राफ्ट है और रफाल के एयरक्राफ्ट का जो मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग है, वो यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ तक ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन एयरक्राफ्ट के करेंगे, इंडोनेशिया के भी जो एयरक्राफ्ट हैं, उसकी भी जो एमआरओ फैसिलिटी है, जो मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग है, वो इस फैसिलिटी में किया जाएगा। और मैंने आपको हमेशा बताया कि आज जिस हिसाब से अमेरिका और रशिया एक साथ होते नजर आ रहे हैं, उसके बाद यूरोपियन यूनियन को लग रहा है कि उनको अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने की जरूरत है। और उसके अंदर हमने देखा है कि लास्ट वीक उर्सुला जो ईयू की प्रेसिडेंट है, वो भारत आई थी। उसके बाद ये 2 दिन पहले बेल्जियम का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन भारत आया था, उसके अंदर 300 बिज़नेसमैन थे और भारत की में आने के बाद जो बेल्जियम की वहाँ की प्रिंसेस आई थी, वो मोदी जी के साथ मिली थी। उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन करने वाले हैं और अभी जब जहाँ तक रिपोर्ट आई है, बेल्जियम की एक कंपनी है जॉन कॉकरेल, उन्होंने पुणे की एक कंपनी है इलेक्ट्रो न्यूमैटिक के साथ एक डिफेंस प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो पार्ट्स है, जो कंपोनेंट्स है, वो भारत के ज़ोरावर टैंक्स में लग रहा है, जिसको को-प्रोड्यूस कर रहा है डीआरडीओ और लार्सन एंड टूब्रो। और आप देख रहे हैं कि जैसे अभी मैंने हमेशा बोला है कि भारत के अंदर एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनने के बहुत चांसेस है। और आप ये भी देख रहे हैं, जैसे आपने बताया कि फ्रांस बोल रहा है कि हम अपनी असेंबली लाइन भारत में लगाने वाले हैं। बेल्जियम लगाने को तैयार है। स्वीडन का भी रेडी है और यूके भी रेडी है, जर्मनी रेडी है। तो ये सब जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, इनके सब अब भारत के अंदर अपना प्रोडक्शन प्लांट लगाने की ज़रूरत है। इनके आने के बाद आप ये देखेंगे कि अमेरिकन कंपनीज़ ने भी अभी जैसे लॉकहीड मार्टिन है, उन्होंने भी अपना प्लांट लगा लिया भारत में अंदर और बोइंग ने लगा लिया, एयरबस ने लगा लिया है। तो भारत के अंदर एक ग्लोबल एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। और इसके अलावा भारत के जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है, जैसे पिनाका है, वो फ्रांस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, वो फ्रांस लेने को तैयार है। और हमने पहले भी बात की है कि कैसे जो भारत फोर्ज की कंपनी है, वो अपनी आर्टिलरी गन्स यूएसए की कंपनी को बेच रही है। और हमारे जो ब्रह्मोस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो हमने फिलीपाइंस को भेज दिया है और फिलीपाइंस रेडी है। उसके अलावा वियतनाम रेडी है और इजिप्ट रेडी है, सऊदी अरेबिया रेडी है और इंडोनेशिया भी रेडी है लेने के लिए। और आर्मीनिया ने हमारा अभी आकाश डिफेंस मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी लिया है। तो एक बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री बनता जा रहा है। और भारत को और ये जो खबर आपने दी है जिसके अंदर दसॉल्ट एविएशन भारत के अंदर अपनी असेंबली लाइन लगाता है, तो जिसके कारण भारत के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हमारा जो स्ट्रेंथ है डिप्लीट होता जा रहा है। पिछले 10 साल में कम से कम हमने अपने 100 फाइटर एयरक्राफ्ट हमारी कम हुई है, जबकि चाइना और पाकिस्तान ने 450 एयरक्राफ्ट बढ़ाए हैं। तो आज हमारे पास सिर्फ 30 स्क्वाड्रन्स है और उस 30 स्क्वाड्रन्स वी आर शॉर्टेज ऑफ एयरक्राफ्ट। हमारे एयरक्राफ्ट जो एयर एयरफोर्स चीफ ने भी बोला है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हम अभी तक 40 एयरक्राफ्ट भी नहीं दे पाए। तो और उन्होंने बोला है कि एवरी ईयर वी नीड एटलीस्ट 40 एयरक्राफ्ट। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। जी, बिल्कुल उमेश जी, सबसे बड़ी बात ये है कि हम अमेरिका की बात करें, रशिया की बात करें, फ्रांस की बात करें, जितनी भी देशों की वो कंपनीज़ हैं जो डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाती हैं या एम्यूनिशन में हैं, वो भारत में अपना पूरा असेंबली लाइन बनाने के लिए तैयार हैं। भारत में ये एक बड़ा बदलाव है जो मेक इन इंडिया के तहत जो डिफेंस एक्सपोर्ट भारत का वो बढ़ा भी है।
क्या आप को क्या लगता है क्या भविष्य है भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट में या फिर जो भारत की मेक इन इंडिया पॉलिसी है सेल्फ रिलायंस को लेकर ताकि हम सेल्फ रिलायंस बन सकें, उसमें कितना ये कारगर साबित हो सकता है? देखिए, इंडिया के अंदर डीआरडीओ खुद एक तरह से मिसाइल्स के डेवलपमेंट में काम कर रहा है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ पे भी काम कर रहा है और भारत के अंदर जो डिफेंस इकोसिस्टम को सपोर्ट भी कर रहा है। और अभी बात आई है कि कैसे कि भारत के फाइटर एयरक्राफ्ट में भारत की प्राइवेट कंपनीज़ को इन्वॉल्वमेंट किया जाएगा। जैसे टाटा एरोस्पेस टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड है, उनको इन्वॉल्व किया जाएगा। और आज की डेट में भारत के अंदर एक डिफेंस के अंदर एक नया एक तरह से जिस हिसाब से प्राइम मिनिस्टर ने भी 1 लाख करोड़ रुपए का एक अनुदान राशि अभी तक घोषित किया है कि जो भी स्टार्टअप है, वो चाहे तो वो इस फंड का यूटिलाइज़ कर सकता है। वो भारत के अंदर अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करके और ये जो भारत के डिफेंस फोर्सेस है, उसमें कंट्रीब्यूट भी कर सकता है। तो अंबर जी बहुत सारे काम किए, सरकार भी ने भी अपना भी इस साल अपना डिफेंस बढ़ाया, बजट बढ़ाया है। आपने देखा कि 6,25,000 करोड़ से अभी 6,82,000 करोड़ कर दिया है और एक तरह से सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ है। और आपने भी देखा है कि किस हिसाब से अभी अब भारत के अंदर एक डिफेंस इकोसिस्टम भी बना रहे हैं, जिसमें प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स रहेंगे, पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ रहने वाली है और ऊपर से बहुत सारे देशों के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे एस्टेब्लिश हो रहे हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी एस्टेब्लिश हो रहे हैं। लॉकहीड मार्टिन आ चुका है, बोइंग आ चुका है, एयरबस आ चुका है, स्वीडन की कंपनी आ रही है और अभी हमने देखा है बेल्जियम की कंपनी आ रही है। फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन है, उसने अपना असेंबली लाइन बना लिया है और आपने देखा है मैज़ेगन डॉक्स लिमिटेड के साथ जर्मन कंपनी है टीएसएल, उसके साथ हमने करार कर दिया है जिसमें हम 6 सबमरीन बनाने वाले हैं। तो एक तरह से क्रिटिकल डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए भारत का करार चल रहा है रशिया के साथ, अमेरिका के साथ, ईयू के साथ इज़राइल के साथ। तो एक तरह से इतने सारे करार चल रहे हैं और इसमें भारत क्या करेगा खुद की नीड्स के लिए नहीं, जो बेसेस है, अमेरिकन बेसेस है या ईयू के बेसेस हैं, इंडो पैसिफिक में उसको भी सप्लाई किया जाए। जी, बिल्कुल और जिससे ये पता चलता है कि ये जो मेक इन इंडिया के तहत जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर और लोकलाइज़्ड प्रोडक्शन की माँग भारत की तरफ से होती है, ये दूरगामी है और भारत के लिए काफ़ी अहम साबित हो सकता है, जो सेल्फ रिलायंस की नीति भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनाई है, वो काफ़ी हद तक हेल्प कर रही है इस पूरे उसमें और हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, आपने डिफेंस बजट की भी बात की। डिफेंस बजट को लेकर जब भी बात होती है तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि डिफेंस बजट हो रहा है, बढ़ाया जाता है, इधर लोगों को रोज़गार नहीं है, खाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सारा ध्यान सिर्फ़ डिफेंस बजट पे होता है। और ये भी कहा जाता है कि डिफेंस बजट पे सारा जाएगा तो पैसा डेवलपमेंट कैसे होगा? आप क्या कहते हैं इस पे उमेश जी? देखिए, हमारी जीडीपी दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। आज हमारी जीडीपी $4 ट्रिलियन की है और ये जल्द ही $5 ट्रिलियन की हो जाएगी। और हमने देखा है कि कैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश में हमारे थ्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। चाइना के साथ हमारे रिश्ते अच्छे भले ही होते जा रहे हैं पर बॉर्डर में थ्रेट है। तो जो लोग बोलते हैं उनको समझना पड़ेगा कि बॉर्डर सिक्योरिटी इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। डिफेंस के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको उसको फंड्स एलोकेट करना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है भारत की डिफेंस को डिफेंस के ऊपर जो सरकार एलोकेशन कर रही है, इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। और जो लोग ये सब बातें बता रहे हैं, उनको मेरे हिसाब से उनको समझना पड़ेगा कि जैसे-जैसे इकोनॉमी बढ़ती है आपके ऊपर थ्रेट्स भी बढ़ते जाएँगे और इस थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए आपको ग्रेटर डिफेंस एलोकेशन भी करना पड़ेगा। आपको अपनी जो आपके पास जो डिफेंस आर्म्स है, उसको अपग्रेड भी करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर टेक्नोलॉजी भी बढ़ाने की ज़रूरत है। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हाँ, मानता हूँ कि इसमें एक तरह से आपने जो बताया कि वेस्टफुल एक्सपेंडिचर रहता है, बट उसका कोई उपाय नहीं है। जब आपके पास
बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना जैसे पड़ोसी हैं और आपका इतना बड़ा लैंड बॉर्डर है और उसके बाद आपके पास इतना बड़ा समुद्री बॉर्डर है, तो आपको ये खर्चे करने ही पड़ेंगे। बिल्कुल उमेश जी, आपने सही कहा। टोटल 22,000 से भी ज़्यादा किलोमीटर का भारत का बॉर्डर है, जिसमें समुद्र और ज़मीन दोनों मिलाकर। तो ऐसे में दोनों ही तरह के, चाहे समुद्री बॉर्डर की बात करें या फिर हम जो ज़मीनी बॉर्डर है उसकी बात करें, भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पोरस बॉर्डर और समुद्र के रास्ते भी भारत पे हमला हुआ है 26/11, हम सबको याद है। तो सुरक्षा के लिहाज से कितना ज़रूरी है, और साथ ही साथ जो आपने होस्टाइल नेबरहुड की बात की, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। हमारे जो पड़ोसी हैं, जिसमें चाइना सबसे ऊपर है, उसका डिफेंस बजट अभी रिसेंटली उसको बढ़ाया है चाइना ने अपने डिफेंस बजट को, जिसने जो 2 सेशन मीटिंग हुई उसमें ये सारी बातें निकल कर सामने आई हैं। चाइना 6th जनरेशन फाइटर जेट जेट पे काम कर रहा है, और अभी हम उससे काफ़ी पीछे हैं। तो ऐसे में डिफेंस बजट, डिफेंस एलोकेशन ये कितना अहम है, ये भी साथ समझ में आता है। लेकिन जो डिफेंस इक्विपमेंट्स को खरीदने की बात होती है, जो हाई उसको अपग्रेड करने की बात होती है, लगातार भारत उस पे काम कर रहा है। फाइटर जेट्स को लेके हमने बहुत सारी चर्चाएँ की हैं, और जिसमें अमेरिका की तरफ से भी भारत के पास ऑफर है और रशिया की तरफ से भी ऑफर है, जिसमें दोनों ही में लोकलाइज़्ड प्रोडक्शन को लेकर सामने ऑफर है। तो ऐसे में भारत, और इधर फ्रांस भी उम्मीद कर रहा है कि भारत से रिपीट ऑर्डर, जो कि अभी हमने बात की, उसमें उनको भी उम्मीद है कि भारत से एक बड़ा ऑर्डर मिलेगा, जिसके चलते यहाँ पर असेंबली लाइन बनेगी। तो डिफेंस में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, लोकलाइज़्ड प्रोडक्शन हो रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेके भी बातें हो रही हैं, और अमेरिका के साथ जो जी इंजन डील थी, वो थोड़ा डिले रही, उसको लेकर अब डोनाल्ड ट्रंप के रहते उस डील पर भी काम किया जाएगा, और उसके चलते जो इंजन्स की डिलीवरी है वो भी की जाएगी। उमेश जी, काफ़ी तेज़ी से डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद बदलाव हमें देखने के लिए मिले हैं और काम होते नज़र आ रहे हैं। उनको भी उम्मीद है कि भारत उनके साथ डिफेंस डील करेगा, रशिया भी उम्मीद कर रहा है, फ्रांस को भी उम्मीद है। तो आपको क्या लगता है, सबसे सब कुछ थोड़ा-थोड़ा खरीदेगा भारत, क्या करने वाला है? देखिए, सबके साथ भारत टेक्नोलॉजी को कोऑपरेशन करेगा और एक तरह से बैलेंस मेंटेन करेगा कि जिसमें फ़ायदा हमारा रहेगा, हम वो हुँ, काम करेंगे। अगर रशिया हमें अगर टेक्नोलॉजी ऑफ़र करता है और सही दाम देगा, तो हम रशिया के साथ जाएँगे, नहीं तो फ्रांस अगर हमको टेक्नोलॉजी देता है और हुँ। हमें अपना लोकलाइज़्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र देगा, तो हम फ्रांस के साथ जाएँगे। तो ये उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, तो भारत वो फ़ॉलो कर रहा है। ईयू के पास वो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी नहीं थी और जब अब जैसे यू अमेरिका ने बोल दिया ईयू को कि आपको अपनी सुरक्षा अपने हिसाब से देखनी पड़ेगी। नहीं तो आप 2% से बढ़ के आप 5% अपनी जीडीपी लगाइए डिफेंस में, तो ही मैं आपकी तो ही मैं आपको वो सारे इक्विपमेंट्स और सारी रक्षा आपको दूँगा। तो अब जी। ईयू क्या कर रहा है, अपने आप को डीलिंक कर रहा है नेटो से। हुँ। और वो आपने ये भी देखा है कि कैसे अभी बेल्जियम की जो अ, डेलीगेशन आया है और मैंने जिस हिसाब से आपको बताया कि करार हुआ है, तो बहुत सारी कंपनीज़ आएँगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ डसॉल्ट ही आने वाला है। आप देखेंगे यूके की कंपनी भी आएगी, देखेंगे जर्मन कंपनी भी आएगी, बहुत सारी कंपनीज़ आने वाली है भारत के अंदर। एक पूरा एक इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स सेटअप होगा। जी, बिल्कुल, और ऐसा लगातार लगता होता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा लग भी रहा है कि भारत में मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बन सकता है, जिस तरह से भारत में अमेरिका, रशिया, फ्रांस जो पहले ही डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाते हैं, वो भारत के साथ, जो भारत की पॉलिसी है मेक इन इंडिया के तहत, उसके तहत लोकलाइज़्ड प्रोडक्शन असेंबली लाइन यहाँ पर बनाने के लिए तैयार हैं, और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र भी उसमें एक अहम बिंदु है। तो ये काफ़ी अहम लगातार इसमें अपडेट्स आ रहे हैं, और इस पे हम लगातार चर्चा भी करते रहते हैं, और ये बड़ा अपडेट जो डसॉल्ट की तरफ से आ रहा है, जो राफ़ेल फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी है, और ट्रेपियर जो उसके ओनर हैं, उनकी तरफ से ये बयान आया है कि उनको बड़ी उम्मीद है कि भारत की तरफ से जो रिपीट ऑर्डर मिलने वाला है, साथ ही साथ और भी नए ऑर्डर वो
उस नए ऑर्डर की उम्मीद कर रहा है, जिसमें अब वो नया जो वेरिएंट है, अपग्रेडेड वेरिएंट राफेल का, वो बनाने के लिए भारत में असेंबली लाइन लगा सकता है। और ये बड़ा अपडेट है हमारे लिए, और इस पे हमने आज चर्चा की। उमेश जी हमारे साथ आज हमारी इस चर्चा में जुड़े, और उन्होंने इस खबर की अहमियत पर हमें काफ़ी सारी बातें बताई। उसके लिए उमेश जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम। जय श्री राम उमेश।